इसमें हम देखें फर्दर हमारे पास अब ये जो डाटा है ये किस ईयर का है, 19A का है। शूज सोल्ड उनकी यानी क्वांटिटी है इंडिविजुअल लेवल पे, रेवेन्यूज दी गई है यानी मल्टीप्लायर होगा सेल प्राइस पर यूनिट के साथ, और ग्रास प्रॉफिट 19A ईयर्स का। द प्रपोज्ड प्लान did have the desired effect on 19B gross profit. The president was quite enthusiastic over the success of the plan, but wanted to know if the increased gross profit was attributable to increased sales or reduced cost. यानी वो किस चीज को इस पे एट्रीब्यूट करें जब ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो, क्योंकि जो डिजायर्ड रिजल्ट है 19B के उनको कंपेयर किया जा रहा है 19A के साथ। शूज सोल्ड दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स के रेवेन्यूज हैं दोनों की तरफ से, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। जब उन्होंने यानी क्वांटिटेटिव बजटेड डाटा बनाया तो उन्होंने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट पहले से इंक्रीज कर रहा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 19A। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये जो इंक्रीज है, इंक्रीज सेल को एट्रीब्यूट करूं या रिड्यूस्ड कास्ट को, कि हमारे पास इस वजह से ये प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। रिक्वायर्ड है जी an analysis to indicate the underlying reasons for changing in gross profit. अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक थोड़ा सा वर्कआउट करना होता है प्लान को कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो है पहला काम हमने करना है वो फाइंड करना है चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट काम है जी, चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट। चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा जी, अब इसके लिए हमें जो वर्कआउट करना है, ऑब्वियसली सबसे पहले लिखना है जी एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप टेबल्स या लॉट ऑफ टेबल्स बनाते रहें। तो जो चीज़ें आपको आसानी के साथ मिल सकती हैं तो आप वो डाटा क्वेश्चन से पिक कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करने वाली होती है तो हम उसको वर्कआउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसा कि हमारे पास अब एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये डाटा मौजूद है आपके सामने 19B का। तो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट जो है लोफर्स और सैंडल्स इन दोनों का हमारे पास मौजूद है 84,000 एंड 58,000। तो इनको जस्ट यहाँ पे ऐड अप कर देते हैं 84,000 प्लस 58,000। ठीक है, अदरवाइज एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट हम एक टेबल बनाए जिसमें सेल्स में से फिर CGS माइनस करें और ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करें, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो वो भी है लेकिन एक लेंथी भी हो जाएगा फिर। चले, अब ये हमारे पास जो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट है अगर हम इनको सम अप करें तो ये बन जाता है जी 142,000। उसके बाद हमने लिखा है जी बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी जो प्रीवियस ईयर है उसको हम बजट कह रहे हैं, कंपेयर 19B से कर रहे हैं। बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट, इसके साथ ईयर मेंशन कर दें यानी 19A, और इसके साथ मेंशन कर दें 19B, ताकि हमें ये पता चल सके, आइडेंटिफाई हो सके। बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट ये भी हमें गिवन है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 70,000 एंड 60,000 प्लस 60,000, it becomes 130,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है 19B का जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसका हमारे पास वो क्या आ जाएगा 12,000 इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, यानी प्रॉफिट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट 12,000। अब ये हमने सबसे पहला काम किया है। अब अगला काम जो है वो है इसका एनालिसिस। ठीक है, ये 12,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसकी रीजंस क्या है, वजह क्या है कि किस तरीके से हुआ। यानी अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रेसिडेंट था
वो क्या देखना चाह रहा था कि मैं ये प्रॉफिट जो है, चेंज इन प्रॉफिट है, किस चीज को एट्रीब्यूट करूं, either increased in sales or reduced cost, यानी increased sales revenue or reduced cost। ठीक है, तो ये वो इस चीज को एट्रीब्यूट करे तो ये हमने उन्हें एनालाइज करके देना है या एनालिसिस उसका बनाना है। ठीक है, तो ये एक अटमोस्ट हमारे पास फर्स्ट वर्किंग है जो हमें फर्दर डायरेक्ट करती है कि हमने किस तरफ जाना है। अब इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूलाज हैं, वो स्टेप्स हैं, वो क्या है हमारे पास, ये मैं उसकी एक आउटलाइन बना रहा हूँ। नंबर 1, आप सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, देन cost price variance, and then cost volume variance, then sales mix variance, sales quantity variance, या इसको बुक्स में ये भी लिखा होता है फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, फाइनल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो ये भी हमें कैलकुलेट करने पड़ जा सकते हैं। उसके बाद इनके साथ साथ जो है ना, हमें रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनानी होती है, रिकंसाइल करना होता है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स बनानी पड़ सकती है। ठीक है जी, तो ये है जी हमारे पास अब वर्कआउट प्लान, जिसके थ्रू हम इस ग्रॉस प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये हम पहले भी कर चुके हैं वेरिएंस एनालिसिस के चैप्टर में। तो नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं एनालिसिस, तो सेल्स प्राइस वेरिएंस। इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू actual sales price, and then actual quantity sold into स्टैंडर्ड सेल प्राइस, या इसको बजटेड सेल प्राइस भी आप कह सकते हैं, या स्टैंडर्ड सेल प्राइस। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंड्स फॉर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, और जो एसपी हमने लिखा है ये स्टैंडर्ड सेल प्राइस। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इसको बजटेड सेल प्राइस भी आप कह सकते हैं। चलें, अब इसके हमने डाटा को देखना है कि इसमें क्या हम इसमें वर्कआउट लिखें। अब देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स दो हैं, ठीक है, लोफर्स एंड सैंडल्स, उनकी कितना एक्चुअल क्वांटिटी सेल हुई है और क्या उनके दरमियान सेल प्राइस अरेंज हुई है, तो ये दोनों डाटा हमारे पास देखिए मौजूद है। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, रेवेन्यू मीन्स सेल्स रेवेन्यू 208,000 एंड 144,000। अब हम क्या करें, दो तरीके हैं इस फार्मूला को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल क्वांटिटी इसकी 12,000 है, इसकी 6,000, हम दोनों को यहाँ पे लिखें 12,000 और 6,000, फिर मल्टीप्लाई करें उसकी अपनी सेल प्राइस पर यूनिट और उसकी अपनी सेल प्राइस पर यूनिट। लेकिन हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, हमें टोटल्स चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम एक एक कैलकुलेशन में घूमते रहें कि पर यूनिट एक्चुअल सेल प्राइस क्या है और पर यूनिट जो है ना एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड क्या है एज पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। हमारा जो डिजायर्ड टारगेट है वो क्या है, इनका मल्टीप्लायर चाहिए, तो वो हमारे पास मौजूद है 208,000 एंड 144,000। हम इनको क्या कर देते हैं, आपस में प्लस कर देते हैं, 208,000 प्लस 144,000।
तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है जी सबसे पहला वो है 3,52,000। 3,52,000। अच्छा, ये जाकिर का मैसेज आया कि वीडियो उसके पास नहीं चल रही, तो ये नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप दोबारा से लॉग इन कर लें। आपके पास मैसेज तो आया है, उसके थ्रू दोबारा से लॉग इन हो। ये 3,52,000। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो एक्चुअल सेल्स यूनिट्स हैं इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस या बजटेड सेल प्राइस, अब इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल डाटा इनका पहले से मौजूद नहीं है। एक्चुअल यूनिट सोल्ड तो है हमारे पास 12,000 6,000, लेकिन हमारे पास इनको जो स्टैंडर्ड सेल प्राइस है या बजटेड सेल प्राइस है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो कैलकुलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद नहीं है। तो हमें अब क्या करना है जी, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड लोफर्स एंड सैंडल्स। इसकी जो एक्चुअल क्वांटिटी सेल आउट हुई जी, इसकी 12,000 यूनिट्स हैं और इसके 6,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय बजटेड सेल प्राइस यानी स्टैंडर्ड सेल प्राइस। ठीक है, तो ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन नहीं है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कुछ थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इसको हम कह लेते हैं जी वर्किंग वन। क्या चाहिए जी हमें, हमें चाहिए जी बजटेड सेल प्राइस या स्टैंडर्ड सेल प्राइस। स्टैंडर्ड सेल प्राइस, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बजटेड सेल प्राइस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये हमारे पास जो रेवेन्यू है बजट की यानी 19A की, लोफर्स की है 200,000 डिवाइडेड बाई शूज सोल्ड हम करेंगे 10,000, तो हमारे पास उसकी आ जाएगी। और इसी तरीके से सैंडल्स की 1,50,000 डिवाइडेड बाई क्वांटिटी सोल्ड 5,000। ये हम इसको सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास लोफर्स और ये हमारे पास सैंडल्स। अच्छा जी, टोटल सेल्स रेवेन्यू जो बजट की थी और टोटल जो इसकी बजटेड क्वांटिटी है वो 10,000 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी $20। और इसकी जो सेल प्राइस है वो है 1,50,000 टोटल सेल्स रेवेन्यू, और जो यूनिट्स बजटेड में थे 19A में 5,000 थे, तो ये हमारे पास आ गया जी 30। ये हमारे पास क्या आ गया, बजटेड सेल्स प्राइस या बजटेड या स्टैंडर्ड सेल प्राइस। तो इसके हमारे पास है $20 और ये है हमारे पास $30। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास जो है ये क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो ये है जी 2,40,000 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,80,000 का टोटल जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4,20,000। अब देखें यहाँ पे वेरिएंस हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। ये जो हमने 12,000 क्वांटिटी लोफर्स और 6,000 क्वांटिटी सैंडल्स की सेल आउट की है, उसकी बजट के मुताबिक जो सेल्स होनी चाहिए थी टोटल की 4,20,000 होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली हमने उनको 3,52,000 में बेचा यानी कम प्राइस पे बेचा है। तो इसलिए ये वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। अगर हम इनको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाएगा जी 68,000। ये है जी हमारे पास सेल्स प्राइस वेरिएंस। ठीक है, होपफुली आपने ये पहले भी ये पढ़े हुए हैं, अब आपने दोबारा रिवाइज कर लें तो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद दूसरा है जी हमारे पास देन सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस या सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला जो हमारे पास है, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस एंड देन बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस या बजटेड सेल प्राइस। ये जो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस या बजटेड सेल प्राइस है, ये हमने देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे
और बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस, ये भी हमारे पास अब डाटा मौजूद है, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे भला? देखिए, ये हमारे पास 19A का जो ईयर है, बजट ईयर है, तो सेल्स रेवेन्यू हमें चाहिए। सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे ये 2 लाख है, ये 1,50,000 है। तो ये कैसे हुआ? बजटेड सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय बजटेड क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल रेवेन्यू 2 लाख और 1,50,000 ये दोनों आ जाते हैं। तो ये है जी हमारे पास 2 लाख और ये 1,50,000, 1,50,000। तो ये हमारे पास बन जाता है 3,50,000। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक्चुअल क्वांटिटी अब देखें 12,000 और 6,000 ज़्यादा बेची है, जबकि बजट में क्वांटिटी क्या थी 10,000 और 5,000। तो ये हमारे पास क्या आ गया? फेवरेबल वेरिएंस आना चाहिए जी। अमाउंट इसकी देखते हैं तो ये 70,000 फेवरेबल। ठीक है, ये हमारे पास एडवर्स वेरिएंस था और ये फेवरेबल हो गया। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी, प्रोडक्ट लोफर्स एंड प्रोडक्ट सैंडल्स। इसकी हमने 10,000 यूनिट्स और इसकी जो सेल प्राइस थी वो 20 थी। इसके 5,000 यूनिट्स, इसकी सेल प्राइस 30 थी। अल्टीमेटली हमारे पास वही वैल्यूज आ जाएंगी 1,50,000। तो ये अगर आप देखें तो अगर आपको इस तरह से समझ आ जाता है तो ये भी आप देखें, दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वर्किंग बढ़ाना है तो वो भी देख लें, उसको समझना है तो वो भी आप देख लें। इस तरह से ये हमारे पास सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस आ गए। तो अब यहाँ देख सकते हैं जो स्टेप्स थे ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास कास्ट प्राइस वेरिएंस एंड कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस। अब हम कास्ट को कंपेयर करते हैं। कास्ट प्राइस वेरिएंस, उसमें अगेन एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल कास्ट प्राइस, ये मैं CP लिख रहा हूँ, एक्चुअल कास्ट प्राइस, और अगेन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस या स्टैंडर्ड कास्ट प्राइस, आप इसे जो भी नाम देते हैं जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो एक्चुअल कास्ट हुई, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे हम कह रहे हैं, 1,24,000 एंड 86,000। इनको हम जस्ट प्लस कर लेते हैं, 1,24,000 प्लस 86,000 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल आ जाता है 2,10,000। ठीक है जी। उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड कास्ट प्राइस, तो इसको हमें जरा कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट लोफर्स एंड सैंडल्स, एक्चुअल क्वांटिटी इसके हमने 12,000 यूनिट्स बेचे और इसके हमने 6,000 यूनिट्स बेचे अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, मल्टीप्लाइड बाय बजटेड कास्ट प्राइस। अब ये बजटेड कास्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देखें जो डाटा है बजट का, उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स तो दे दिए गए हैं, टोटल सेल्स रेवेन्यू और ग्रास प्रॉफिट। अब हमें यहाँ पे कास्ट नहीं देगी, लेकिन कास्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? टोटल रेवेन्यू में से ग्रास प्रॉफिट के जो डिफरेंस ले लें तो हमारे पास क्या है, सेल्स और ग्रास प्रॉफिट का डिफरेंस ग्रास प्रॉफिट है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप ये देख लें यहाँ पे, इसको अब हम वर्कआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम CGS फाइंड कर लेते हैं इस तरीके से, ये ऑफर्स और ये सैंडल्स। ठीक है, अब ये हमारे पास है सेल्स रेवेन्यू और ये उनके गिवन ग्रास प्रॉफिट है, ये 19A लिख देते हैं। अच्छा, ये है जी 2 लाख गिवन है जो, और ये है 1,50,000। इनकी ग्रास प्रॉफिट हमें गिवन है, इसका हमारे पास गिवन है जी 70,000 और 60,000 और 60,000। ग्रास प्रॉफिट हमने निकाल दिया तो हमारे पास आंसर्स क्या आ गए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,30,000 और ये 90,000।
1000 ये हमारे पास CGS है। अब पर यूनिट अगर हमने देखना है तो इसके हमारे पास क्या थे, 10,000 यूनिट्स थे और इसके 5,000 थे। तो अब पर यूनिट कास्ट, तो यहाँ पे अगर 1,30,000 को डिवाइड करें 10,000 पे तो $13 और यहाँ पे $18 आ जाए। ये हमारे पास जो है वर्कआउट हमने इसको किया तो कास्ट को, तो इसकी जो कास्ट है हमारे पास वो 13 हो गई और इसकी जो कास्ट है वो हमारे पास 18 हो गई। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी 156,000 और ये आ जाता है 108,000। It becomes 264,000। चलिए अगर आप देखें इसको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो हमने यूनिट्स एक्चुअली बेचे हैं उनकी जो कास्ट होनी चाहिए थी 264, जबकि हमने उनको कितने में मैन्युफैक्चर किया या सेल आउट किया 210,000 में, कम कास्ट इनकर की है। तो ये हमारे लिए वेरिएंस क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 54,000। ठीक है जी, तो ये कास्ट प्राइस वेरिएंस हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस। कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस के लिए हमें क्या करना होगा, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू बजटेड कास्ट प्राइस, ये हमने ऊपर जो यूज किया फिगर 264,000 और देन बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस। ठीक है, तो जो बजटेड कास्ट क्वांटिटी इनटू बजटेड कास्ट प्राइस है, ये भी हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे पास ये कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड क्या है कि हमने इसे वर्किंग में कैलकुलेट किया है। यहाँ पर देखें ये हमारे पास बजटेड डाटा है, तो ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1,30,000 और 90,000 दोनों प्रोडक्ट्स के। तो हम जस्ट इनको कैलकुलेट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम इनको प्लस कर देते हैं सिंपल। 1,30,000 प्लस 90,000, ये हमारे पास बन जाता है जी 220,000। तो इसका जो रिजल्ट है हमारे पास हो जाता है जी 44,000। और ये वेरिएंस हमारे पास आ जाता है, एडवर्स लिख लीजिए, अनफेवरेबल, मैं नॉर्मली एडवर्स लिखता हूँ, तो आप यहाँ पे एडवर्स लिख लीजिए, एडवर्स वेरिएंस। ठीक है, अब ये एडवर्स कैसे है देखें कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसके ऊपर वॉल्यूम को हमने देखना है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास बजटेड कॉस्ट कॉमन है। ठीक है, तो जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसमें हमारे पास कास्ट ज़्यादा हुई एक्चुअल क्वांटिटी की वजह से, वॉल्यूम की वजह से हम कास्ट को देख रहे हैं, वॉल्यूम की वजह से हमें कास्ट ज़्यादा पड़ी और यहाँ पर जो बजटेड क्वांटिटी है वो कम थी, 10,000 और 5,000, उसकी कास्ट अल्टीमेटली कम थी, तो ये वेरिएंस हमारे पास इस वजह से एडवर्स आ गई, ज़्यादा वॉल्यूम की वजह से ज़्यादा कास्ट पड़ रही है हमें, तो ये वेरिएंस क्या है, एडवर्स है। अब यहाँ पर जितने हमने वेरिएंसेस कर लिए हैं, कास्ट प्राइस एंड कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस, अगर सिंगल प्रोडक्ट हो तो हम यहाँ पे एक रिकॉन्सिलेशन अभी बना लेते हैं, रिकॉन्सिलिएशन। इसको बुक्स में इंटरिम रिकॉन्सिलिएशन के नाम से लिखा गया है, इंटरिम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है जी सेल्स प्राइस वेरिएंस। अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो जो सेल्स प्राइस वेरिएंस है हमारे पास
68,000 एडवर्स है और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 70,000 फेवरेबल। 68,000 एडवर्स और लिखेंगे कास्ट प्राइस वेरिएंस और फिर यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम वेरिएंसेस हमारे पास। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस एंड कास्ट वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा जी, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 70,000 हमारे पास फेवरेबल। अब कास्ट की तरफ आते हैं तो जो कास्ट का प्राइस वेरिएंस है 54,000 फेवरेबल और 44,000 एडवर्स। 54,000 फेवरेबल एंड 44,000 एडवर्स। अच्छा जी, अब इसका अगर हम रिजल्ट निकालें तो देखिए एडवर्स वेरिएंस ही आ रहा है, नेट आंसर जो है क्योंकि ये ज्यादा है 14,000। यहाँ पर देखें फेवरेबल ज्यादा है तो फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है दैट इज 26,000 और अल्टीमेट हमारा जो आंसर होगा वो फेवरेबल का ही आएगा। तो ये होगा जी 12,000। तो ये उसी चीज को रिकंसाइल कर रहा है जो हमारा इंक्रीजिंग ग्रास प्रॉफिट था। इंक्रीजिंग ग्रास प्रॉफिट। ठीक है जी, होपफुली यहाँ तक आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।